हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, यूनिट 6 जो है आपकी वो लास्ट यूनिट है आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। एंड यूनिट 6 के अंदर आपको भारत जिन जिन चीज़ों में इंक्लूड है, जिन जिन चीज़ों में मिला हुआ है या जिसका पार्टिसिपेट करता है, जिसमें वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो ये चीज़ देखनी है कि भारत उन जगहों में ऐड हुआ कैसे, और फिर वो जगह है हमारी यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, अब आता है परिचय की बात। तो भारत नए बहुध्रुवीय विश्व में तेज़ी से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में एक मध्य शक्ति की स्थिति और एक उभरती हुई शक्ति की मानसिकता है। उभरता हुआ बहुध्रुवीय विश्व भारत की विदेश नीति के लिए शुभारंभ के साथ साथ चुनौतियां भी प्रस्तुत करना चाहता है। भू राजनीति द्वारा परिभाषित एक बहुध्रुवीय दुनिया भारत को वैश्विक अन्यायोचितता प्रदान करके वैश्विक शासन के श्रमसाध्य रूप से भाग लेने वाले नेतृत्व का पीछा करते हुए और एक सकारात्मक स्वदेशी इलाके का निर्माण करके सार्वजनिक हित, मतलब हम लोगों की नीड्स को, हम लोगों की इंटरेस्ट को और नेतृत्व के इरादों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, जो सुधार के लिए विकल्प भी प्रदान करती है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में लाभदायक अन्यायोचितता बहुआयामी और जटिल है। एक बहुकेंद्रीय दुनिया में शासन की कई परतें होती हैं। ठीक है, बहुकेंद्रीय मतलब सेंट्रल उसका ज़्यादा है, 2-3 है, 4 है, 5 है। क्षेत्रीय शक्ति और संस्थाएं एवं ध्रुवीय द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय दुनिया से आगे के लिए मायने रखती है। उभरता हुआ बहुध्रुवीय विश्व भारत की विदेश नीति की शुरुआत के साथ साथ चुनौतियां भी पेश करता है। अब अगर आप डेवलपमेंट अपना करोगे, और डेवलपमेंट करने के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि सब चीज़ अच्छा ही चलती रहेंगी, कुछ तो प्रॉब्लम सामने आएंगी, कुछ चुनौतियाँ आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, तो वो सबको भी हैंडल करना ज़रूरी है और आप करोगे भी, क्योंकि आपको अपना डेवलपमेंट करना ही करना है। भारत के सामने भारतीय बहुपक्षवाद की रणनीति दृष्टि से समीक्षा करने की, उसको बदलने की चुनौती दी। भारत SCO का सदस्य बन गया, जिसे मूल रूप से चाइना, रूस और मध्य एशिया द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत चीन द्वारा प्रवर्तित शंघाई मुख्यालय वाली एशियाई संरचना निवेश बैंक और ब्रिक्स समूह द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स बनने से पहले ब्रिक था, खाली ब्रिक BRCK, बाद में उसमें S भी शामिल हुआ। ठीक है, अब ये ब्रिक्स जो है ये हमारी देश है, सारी कंट्रीज हैं। भारत को प्रभावी ऑफसेटिंग गठबंधन बनाने के लिए मध्य एशिया लोकतंत्र के साथ साथ जो भारत को उभरते हुए यूरेशियन स्वदेशी सुरक्षा में एक केंद्रीय खिलाड़ी बना देगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO भारत को मध्य एशिया लोकतंत्र और रूस के साथ एक क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत ने वैश्विक मंचों में एक प्रमुखता प्राप्त की है और ये दक्षिण प्रदान करता है। आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है और ब्रिक्स में से एक प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत ब्रिक्स, यूरोपीय संघ और SCO के समान वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो भारत है उसने अपना डेवलपमेंट किया। अब आता है बहुध्रुवीयता क्या है। एक बहुध्रुवीय विश्व वो है जहाँ एक या दो देश के प्रभुत्व के बजाय शक्ति कई देशों में फैली हुई होती है। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है। शीत युद्ध की अवधि के दौरान दुनिया को दो प्रमुख देश ब्लॉकों में विभाजित किया गया था, USSR और USA। तो वो दो ध्रुवीय विश्व का विचारधारा भी मानी जाती है, दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नई और विभिन्न वैश्विक शक्तियों का उदय हो रहा है, जो वैश्विक अनुरोधों और वैश्विक शासन दोनों में प्रभाव डालने के लिए सक्षम है। बहुकेंद्र दुनिया न सिर्फ कई महान शक्तियों और उनके गठबंधों द्वारा, बल्कि नई और स्वदेशी शक्तियों, वैश्विक संघों, सामाजिक आंदोलनों और आतंकवादी नेटवर्क द्वारा भी आकार लेती है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में लाभदायक अन्यायोचितता बहुआयामी और जटिल है। एक बहुकेंद्रीय दुनिया में शासन की कई परतें होती हैं, क्षेत्रीय शक्तियों की संस्थाएं होती हैं और दो ध्रुवीय या एक ध्रुवीय दुनिया की तुलना में कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखती है। बहुपक्षवाद ना हो तो अधिक सरल है और ना ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये विवेकशीलता को एक नया महत्व देता है। ठीक है, कि आप उसकी
उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी कौशलताएं हैं, स्किल्स हैं, उन सबको डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ये एक उभरता हुआ बहुध्रुवीय विश्व है। इस उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व में समानता और बहसों को विकसित करने के लिए माना जाता है। किसी भी देश को अपनी लाभदायक स्थिति को मजबूत करने या विकसित करने के लिए उसे अपने दम पर बहुध्रुवीय विश्व में कदम रखना होगा। दुनिया के अग्रणी वैश्विक व्यापारिक ब्लॉक और लाभदायक शक्ति यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और एससीओ के लिए एक उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा यूरोपीय संघ EU। यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में शुरू हुआ, जिसे 1950 में शुरू किया गया था और इसमें केवल 6 सदस्य बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड थे। 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय था, जो कि बाद में यूरोपियन समुदाय EC बनकर उभरा था। ठीक है, यूरोपीय समुदाय का प्रारंभिक ध्यान एक सामान्य कृषि नीति के साथ साथ सीमा शुल्क की बाधाओं को ख़त्म करना था। यूरोपियन यूनियन मतलब समुदाय मूल रूप से 1973 में विस्तारित हुआ, जब डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम इसके भाग बने। यूरोपीय संसद ने 1959 में प्रत्यक्ष रूप कार्यभार संभाला। 1986 में समुदाय के सदस्यों की शक्तियों का विस्तार किया और इस अधिनियम ने एकल यूरोपीय अनुरोध के विस्तार को भी समारूप दिया। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है, यूरो। ठीक है, वहाँ पर सभी यूरो को यूज़ करते हैं, उनके कोई और जो मुद्रा है वो नहीं है। यूरोपीय संघ 28 सदस्यते राज्य का एक राजनीतिक लाभप्रद संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। ठीक है, यूरोप के अंदर 28 देश टोटल इसके अंदर हैं जो यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन कहलाते हैं। यूरोपीय आयोग, यूरोपियन संघ की परिषद, यूरोपीय संघ की न्याय अदालत, यूरोपीय केंद्र बैंक, निर्णायकों की अदालत और यूरोपीय कांग्रेस जैसी संस्थाएं इसके अधीन हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की मतलब ये वाली बात है कि उसकी अपना न्यायालय है, अपना परिषद है, मंत्री परिषद है, हर चीज़ उसकी अपनी है। maastricht सम्मेलन मिस्र का सम्मेलन है। इसमें 1993 में इसका वर्तमान नाम के तहत यूरोपीय संघ किया गया और यूरोपियन नागरिकता की शुरुआत की गई। ठीक है, पहले EC कहलाता था, अब ये जो है EU कहलाने लगा। लिस्बन का सम्मेलन 2009 में लागू हुआ, जो कि यूरोपीय संघ के स्वदेशी आधार में संशोधन करना चाहता है। यूरोपीय संघ का उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति, मूल्य और भलाई को बढ़ावा देता है, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय को प्रदान करता है, संतुलित लाभदायक विकास और मूल्य स्थिरता पर आधारित है, उससे डेवलपमेंट होता है, रोजगार और सामाजिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी के पैमानों की प्रतिस्पर्धा, अनुरोध मितव्यता को बनाए रखता है, सामाजिक अस्वीकृति और सीमांकन का मुकाबला करता है, वैज्ञानिक और टेक्निक्स को बढ़ावा देता है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच में जो लाभदायक सामाजिक और क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है और एकजुटता है, उसको बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है। इसके समृद्ध कलात्मक और मौखिक विविधता का सम्मान करना, एक लाभदायक और वित्तीय संघ की स्थापना की जिसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, यूरो वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब आता है भारत और EU का रिलेशन। देखो, यूरोपीय संघ एक आंतरिक कला के रूप में शुरू हुआ था। इसका पर्पस यूरोपीय देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एकजुट करके यूरोप में युद्धों को सुलझाने और योग्य बनाना था। एक सामान्य यूरोपीय विदेश नीति का विचार हाल ही में आया है। 5 या 10 बरस पहले यूरोपीय संघ एक शक्ति के रूप में उभरा था। इसने कमोबेश एकल अनुरोध को समाप्त कर दिया था और एक सामान्य मुद्रा की शुरुआत कर दी थी, जो कि रेगुलरली चलती रही और आज तक वही चलती है। यूरोपीय संघ रियलिटी में बहुराष्ट्र संघ है और विश्व के बारे में इसका दृष्टिकोण बहुपक्षवाद का माना जाता है। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। 62 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्राथमिक देश में से एक था। ठीक है, भारत 1962 में यूरोप के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिलेशंस बनाने वाला सबसे पहली कंट्री थी। 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद 1994 में EU और भारत के बीच सहयोग समझौतों का भी डेवलपमेंट हुआ। यूरोपीय संघ में व्यापार और वाणिज्य सहयोग के स्तंभों पर डिपेंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल और जो हमारी लिपिक बैठकें थी वो होती थी।
भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो मतलब भारतीय पर्सपेक्टिव सामने रखा जाए तो यूरोपियन संघ भारत के साथ सहयोग, शांति का समर्थन, रोजगार सृजन, लाभकारी विकास को बढ़ावा दे सकता है और सतत विकास को गति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक साथी की भांति महसूस करते हैं और उन्हें खुलेपन का लाभ उठाने की भी ज़रूरत है। संचार का उद्देश्य स्थायी आधुनिकीकरण और वैश्विक और स्वदेशी मुद्दों पर आम प्रतिक्रियाओं पर तेजी से यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है। ठीक है, जो हमारा संचार का या संवाद वाद विवाद का या फिर हमारे पूरा एक वैश्विक तौर पे देखें या फिर स्वदेशी मुद्दों को देखें तो उसमें भारत और ईयू के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। संचार यूरोपीय संघ की बाहरी कार्रवाई की प्रभावशीलता को बनाए रखने का भी प्रयास करता है और वैश्विक रणनीति के असहज वातावरण में कोऑर्डिनेशन बनाता है। यूरोपीय संघ भारत के डेवलपमेंट का समर्थन करता है और साथ में उसका एक बहुत प्यारा, अच्छा और लंबे टाइम से पुराना साथी भी है। टिकाऊ संरचना विकास, परिवहन, गैर पर्यवेक्षी फ्रेम, अप्रत्यक्ष मिथ्यावित्त, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटलीकरण में यूरोपीय संघ के मॉक्सी और प्रौद्योगिकी से संसाधन प्रभावी मिथ्यावित्ता के लिए भारत में जारी संक्रमण और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा भी देती है। ठीक है, साथ ही उद्यमों को एक नए व्यवसाय और निवेश की पहलों से लाभ होगा। अब आता है भारत यूरोपीय संघ के मध्य मुख्य रूप से विश्वास और एक जुनून रहा है ताकि भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी लागू कर सकें। ठीक है, आपने देखा था कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद ही भारत ने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया था। तो 1960 में ही भारत यूरोपीय संघ का हमारा वो बन गया साथी। ठीक है, उसके बाद उसने इकोनॉमिकल और हमारा पॉलिटिकल जो सब वो है आदान प्रदान, उनके नेचर, उनका सब कुछ बिहेवियर अच्छे, उसमें अच्छे रिलेशंस बनाए और उसके बाद आगे आगे बढ़ते बढ़ते यूरोपीय संघ सामाजिक लाभदायक वित्तीय जलवायु पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ प्रवासी सुशासन और लाभदायक चालकों के लिए एक मंच प्रदान करने पर विशेष जोर देंगे। इसके साथ सभी कनेक्टिविटी कार्यक्रम और आचरण के लिए संबंधित समुदायों के व्यक्त हितों के साथ संरेखण और अलग अलग सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के EWU डिवीजन के अनुसार कई बार शिखर सम्मेलनों ने EU के साथ सहयोग के लिए एक बहुस्तरीय संस्थागत आर्मेचर का निर्माण किया। पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 28 जून 2000 को लिस्बन में आयोजित किया गया था, जिसने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित भी किया था। तब से भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14 आवधिक द्विपक्षीय सम्मेलन हो गए हैं। 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के अपग्रेड किया गया था और 14 शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को न्यू दिल्ली में मनाया गया था, मतलब आयोजित किया गया। हेग कहाँ पर है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों की भी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आप लोगों को भी पता हो, ताकि आप आंसर में लिख सको कि इस जगह की, इस क्षेत्र में या इस राजधानी में, इस जगह पे ये जो था ये इतना सम्मेलन मनाया गया था। ठीक है, मंत्री जयशंकर ने कहा कि कनेक्टिविटी अब भारत और EU के बीच जुड़ाव के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। भौतिक संपर्क वैश्विक पारदर्शी व्यावसायिक रूप से एक व्यवहार वातावरण के अनुकूल सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठकों के माध्यम से निगरानी के साथ प्रवचनों की हेल्प से भी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। कनेक्टिविटी पार्टनरशिप का इरादा इंटरनेशनल या घरेलू कानून के तहत किसी भी पक्ष के लिए काफ़ी बाध्यकारी अधिकार या दायित्व उत्पन्न करने का नहीं होता है। इसका माहौल भारतीय और EU 2025 रोड मैप के अनुरूप होगा। ठीक है, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ और भारत प्रभावी बहुपक्षवाद और वैश्विक लाभदायक शासन लागू करें। दुनिया के 2 सबसे बड़े गणराज्य हैं। मध्य राजनीतिक लाभदायक सुरक्षा, समुद्री और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाकर भारत और EU के बीच संवाद बढ़ाया जा सकता है। भारत और EU के बीच बहुध्रुवता के उदय की संवाद बढ़ाई जा सकती है, वास्तविकता को संबोधित किया जा सकता है और मूल्यों को लोकप्रिय बनाए रखने के लिए भी नई प्रणाली दी जा सकती है। बदलते नियमों के साथ साथ इस बदलती विश्व व्यवस्था में भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को एक नई प्रेरणा देने के लिए उपयुक्त नैतिकता और ढांचे के साथ एक नई कॉम्पैक्ट की खोज की जा सकती है।
अंत में मंत्री जयशंकर और मंत्री सिल्वा ने वैश्विक व्यवस्था में हो रहे प्रमुख संरचनात्मक और प्रणालीगत परिवर्तन के साथ भारत और ईयू के संबंधों पर महत्व करा, मतलब दी, उसको एक इम्पोर्टेंस दी। भारत और ईयू राजनीतिक लाभदायक सुरक्षा समुद्री रक्षा सहयोग को बढ़ाकर दुनिया के दो बड़े गणराज्यों के बीच संवाद बढ़ा सकते हैं। बहुध्रुवीयता के उद्देश्य के साथ भारत, ईयू, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिकोण मूल लोकप्रिय मूल्यों को प्राप्त करते हुए इस वास्तविकता को संबोधित करने के लिए एक नई प्रणाली भी दे सकता है। बदलते नियमों के साथ इस बदलती विश्व व्यवस्था में भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को एक नई प्रेरणा देने के लिए उपयुक्त नैतिकता और ढांचों के साथ नई कॉम्पैक्ट की खोज भी कर सकता है। अब भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व क्या है? भारत उन 10 देशों में से एक है जिसे यूरोपीय संघ ने इंटरनेशनल समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक रणनीतिक भागीदारी के रूप में चुना है, जो एक उचित विकल्प है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से यूरोपीय संघ ने भारत की हेल्प करी है। भारत 2013 में 72.7 मिलियन यूरो के कुल व्यापार के साथ इसका 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2020 में माल व्यापार में इतना ही सब जो लिख रखा है, बिलियन, ट्रिलियन और ये अमेरिका का, ये सब आप याद कर लेना। इनकेस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है यूरोपीय संघ ने आधी सदी से अधिक समय से शांति, स्थिरता और समृद्धि प्रदान की है और ज़िंदगी को बढ़ाने में, ठीक है, सभी के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक एकल यूरोपीय मुद्रा यूरो लॉन्च किया है। इससे ज़्यादा 19 देशों के 340 मिलियन यूरोपियन संघ के नागरिक अब इसे अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं और इसके लाभों का भी आनंद लेते हैं। इसी अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से भारत का कृषि आयात इतना मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडीज़ भारत और मध्य पूर्व और यूरोप से होकर गुजरा। लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और इलायची जैसे मसालों का उत्पादन भारत में होता था और इस सभी मसालों की यूरोप में काफ़ी मांग थी। तो ये मुख्य कारण है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत पर ध्यान दे रही थीं और इस प्रकार भारत के लिए भी यूरोपीय संघ के आयात और निर्यात की महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम मुक्त व्यापार समझौते FTA जो होता है उसकी बात करें तो इससे न केवल भारत EU के व्यापार और संबंधों में वृद्धि होगी, बल्कि सहयोग के सभी क्षेत्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बन जाएगा और यूरोपीय संघ को ऊर्जा, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और शांति सुरक्षा जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग को भी मजबूती मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यूरोपीय संघ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने तटों की विशाल लंबाई, भारत समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती, इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक भागीदार हैं। 2018 में EU ने भारत के साथ सहयोग के लिए एक नई रणनीति जारी करी थी। इसे एक बहुध्रुवीय एशिया में एक भू राजनीतिक मुख्य आधार भी कहा गया, जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूरोपीय संघ को अपनी विदेश नीति की अनिवार्यता के भू राजनीतिक निहितार्थों से जुड़ने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों में के साथ मिलकर साझेदारी भी तलाश कर रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन, पहला भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन 2000 में लिस्बन में हुआ था, जो कि संबंधों के विकास से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लिस्बन संधि के लागू होने के बाद 12वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव वो थे, रिप्रेजेंट जो हमारा कर रहे थे, जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री हरमन वान रोम्पुए और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जॉर्ज मैनुएल बारोसो ने किया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विचारों पर भी आदान प्रदान करा। ठीक है, इसके साथ शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, सब चीज़ों के लिए बातचीत करी गई। ठीक है, 13वां शिखर सम्मेलन 2013 में ब्रसेल्स में आयोजित किया गया था और ये ऐसा टाइम था और ऐसे समय में भी ये सही है जब तेज़ी से बदलती दुनिया में एकजुटता हो रही थी और कोविड-19 पर, महामारी पर भी एक तरीके से जो तेज़ी की तरफ दुनिया बढ़ रही थी।
ठीक है। अगर उस टाइम ये बोला जाता है कि 13वां शिखर सम्मेलन 2013 में नहीं होता तो आज भारत की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो कोविड के टाइम पे अपने आप को संभालता और उन्हें जिन देशों की मदद करी थी उनकी भी मदद कर सकता। वो मदद हमने अपनी यूनिट 4 के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा आगे और चले तो यूरोपीय संघ के पास मतलब यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन 2020 से शुरू होकर उन्हें अपने सहयोगी और वैश्विक समुदायों के पर्सपेक्टिव का पालन करने के लिए भी कोशिशें करी। जैसा कि कोविड-19 महामारी और उसके बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बन गया था, तो जिस कारण बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में सुधार और रिन्यू की कोशिशें की गई थी वो रखा गया सामने। और भारत और ईयू सबसे बड़े लोकतंत्र होने और कुछ सबसे पुराने लोकतंत्रों का आशय होने के नाते इस प्रयास का नेतृत्व करने में भी अपनी स्थिति बना पाए, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर यह आ जाता है कि अब यूरोपीय संघ और भारत के लिए सहयोग बढ़ाने, अपने संवाद को मजबूत करने के लिए जो सतत विकास सुरक्षा सुविधाजनक बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत है। जैसा कि भारत ने 2022 में G20 की मेज़बानी करने की तैयारी कर दी है और 15 जुलाई को होने वाले वर्चुअल इंडिया ईयू शिखर सम्मेलन भारत को उभरती हुई विश्व व्यवस्था में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद को संरेखित करने की दिशा में भी एक कदम उठाती है, ठीक है। मतलब ये सब जो बताया गया है 2020 का ये बताया गया है 22 का बताया गया है जुलाई 15 जुलाई को ही ये यहाँ पर रखा जाएगा शिखर सम्मेलन। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे अब ये जो है क्या है, ये आपकी 2022 चल रहा है। अगर आपकी ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आप आंसर में इंक्लूड करोगे तो उससे आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे का दिमाग प्रेजेंट है, बच्चे का माइंड बहुत खुला हुआ है, उसने न्यूज़ पर भी फोकस करा, पढ़ाई पर भी फोकस करा एंड देन जो चीज़ पूछी गई है उसको आंसर के अंदर लिखा भी, ठीक है स्टूडेंट। सो ब्रिक्स जो है मैंने पार्ट 2 में कंटिन्यू कर दिया है, ब्रिक्स और आपका SCO, आप वहाँ से जाकर उसको कंटिन्यू कर लो। एंड आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या सजेशन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।